हेलो साथियों, क्या हाल है? सब बढ़िया। चलिए, मैं अमित तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस जून एकेडमी में। आज की हमारे टॉपिक स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर है जिसका नाम है किसान विद्रोह। इस किसान विद्रोह में हालांकि आज से 4-5 साल पहले भी एक चर्चा में था। दिल्ली के किसानों ने, सॉरी, यूपी के किसानों ने और कई सारे किसानों ने दिल्ली में जाके जमघट स्थापित किया और अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया। ऐसे ही किसान विद्रोह हम भारतीय इतिहास में बारंबार देखते आ रहे हैं। जैसे 18वीं शताब्दी में होने वाले किसान विद्रोह और 19वीं शताब्दी में होने वाले किसान विद्रोह, तो उन्हीं की चर्चा आज करेंगे। काफी व्यापक चर्चा होने वाली है किसान विद्रोह के ऊपर। इसके तहत हम किसान विद्रोह का परिचय देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसान विद्रोह आखिर हम कह किसको रहे हैं और किन परिस्थितियों की वजह से किसानों ने इस विद्रोह को जन्म दिया। उसी में देखेंगे, उनके कारणों की चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से कारण थे, ऐसी कौन कौन सी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ, ऐसे कौन कौन सी ब्रिटिश नीतियां थीं जिनके विरोध में किसान जमीन और सड़क पर उतर आए। फिर उसके स्वरूपों की चर्चा की जाएगी। स्वरूप मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। क्या ये हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले आंदोलन है कि या कुछ अहिंसात्मक प्रवृत्ति के आंदोलन है। तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा मिक्स रूप है। कुछ किसान आंदोलन हिंसात्मक हुए और कुछ किसान आंदोलन अहिंसात्मक हुए गांधी के प्रभाव में आकर। फिर इनका विवरण देखा जाएगा। विवरण मतलब मोपला विद्रोह हो गया, नील आंदोलन हो गया, एका आंदोलन हो गया, तेभागा आंदोलन हो गया, इन सब की चर्चा की जाएगी। फिर आगे देखेंगे हम परिचय। परिचय में देखा जाएगा क्या होगा, कारण। इन कारणों में सबसे बड़ा कारण जमींदारी व्यवस्था, जो अंग्रेजों द्वारा कॉर्नवालिस के समय लागू की गई 1793 में। उसी तरह की एक व्यवस्था है रैयत वाली व्यवस्था। इसी तरह की एक अन्य व्यवस्था महल वाली व्यवस्था। और किसान और अंग्रेजों द्वारा किसानों को कई शोषणकारी कानूनों से बांध दिया गया, उनको लाद दिया गया। इन शोषणकारी कानूनों के विरोध में भी किसानों ने आंदोलन किया। तो वो कैसे आंदोलन शोषण थे वो देखेंगे। इनके स्वरूप की चर्चा करेंगे। क्या ये किसान आंदोलन अखिल भारतीय के थे? क्या ये किसान आंदोलन शहरों तक पहुंचे या सिर्फ सीमित रहकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए? इनकी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कुछ प्रमुख किसान आंदोलन आंदोलन जैसे नील विद्रोह, जैसे दक्कन विद्रोह, जैसे पाबना, जैसे एका, जैसे मोपला और जैसे तेभागा आंदोलन। फिर देखेंगे थोड़ा सा नील आंदोलन के बारे में देखा जाएगा। फिर इनके प्रमुख नेता कौन है। फिर दक्कन विद्रोह देखा जाएगा, पाबना विद्रोह देखा जाएगा, एका आंदोलन देखा जाएगा और मोपला मोपला आंदोलन। तो ये समस्त कुल मिला के 4-5 जो किसान आंदोलन है उनके बारे में व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। प्रमुख नेता और इससे जो प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी सारी चर्चा की जाएगी। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, आज पूरा किसान आंदोलन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखो परिचय किसका, किसान विद्रोह का परिचय। देखो क्या लिखा है, परिचय। भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक स्थापना के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न नीतियों का विकास किया। भारत में अंग्रेजों का प्रवेश सितंबर 1599, चार्टर एक्ट। 1600 में भारत कौन आ गया, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज जब भारत आए तो उनका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। जब व्यापार में उन्हें काफी फायदा हुआ, यानी बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों की मंशा में चेंजमेंट आया, यानी अब अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से हट गए और क्या करने लगे, राजनीति में हस्तक्षेप। और राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण उनकी नीतियां कैसी हो गई, औपनिवेशिक नीतियां। यानी औपनिवेशिक नीति का मतलब भारत में रहने वाले सभी वर्गों के खिलाफ क्या किया जाएगा, शोषण परक नीतियां बनाई जाएंगी। और भारत में सभी वर्ग कौन कौन, चाहे वो भारतीय शासक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, किसानों के खिलाफ कैसी नीति बन रही है, औपनिवेशिकवादी। यानी उद्देश्य क्या है इनका, शोषण करना। देखो इस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने किसान विद्रोह के सबसे बड़े कारण की बात करें तो कौन सी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था दूसरी, और तीसरी
इन तीनों व्यवस्थाओं ने भारतीय किसान की रीढ़ की हड्डी क्या कर दी, बिल्कुल तोड़ दी। अब भारतीय किसान एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे, जहां पर ना ही उनकी आय होगी, ना ही उनका भूमि पर अधिकार बचेगा, और ये किसके चक्कर में फंस जाएंगे, सूदखोर महाजन और जमींदार के चक्कर में। किसके, सूदखोर महाजन और जमींदार। ये सभी वर्ग हैं किसके आदमी। तो फिर से कहो कि किसान विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से किसके खिलाफ, अंग्रेजों के। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शोषण कर कौन रहा है, चाहे वो सूदखोर हो, चाहे महाजन हो, चाहे जमींदार। तो किसान विद्रोह अंग्रेजों के साथ साथ किसके खिलाफ है, इन तीनों के खिलाफ। ठीक है, कौन सी व्यवस्थाएं, जमींदारी, रैयत वाली और महाल वाली व्यवस्था ही सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा कारण है किसान विद्रोह के होने का। ठीक, इन तीनों नीतियों ने ही भारतीय किसान को के शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो कैसे कैसे शोषण हुआ। पहला ले आओ, कौन सी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। इसको यहां समझो। साल है 1793। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसने एक इंट्रोड्यूस की व्यवस्था जिसका नाम, क्या नाम है, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखो इस व्यवस्था में क्या किया गया, क्या लिखा है, जमींदारी यानी भूमि पर मालिकाना अधिकार किसको दी थी अंग्रेजों ने, जमींदारों को। और जमींदारों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद कहा कि फलाने गांव की जमीन किस जमींदार के नाम पर, आपके नाम पर। आप इन किसानों का शोषण करिए, जो करना है वो करो, लेकिन साल के अंत में, वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि को आप क्या देंगे हमको, भू राजस्व के रूप में लगान देंगे, और पूरे साल आपको जो करना है करिए। तो ये बताओ, अगर मान लो 100 रुपए प्राप्त हुए, किसको, समझना, किसको प्राप्त हुए, जमींदारों को। एक निश्चित भूभाग किसको देना है, यानी 100 रुपए का 2 भागों में बंटवारा होगा। एक किसको जाएगा, एक जमींदार अपने पास रखेंगे, एक अंग्रेज अपने पास रखेंगे। ठीक है, 1/11 भाग, सॉरी 10/11 भाग किसके पास, और एक साल में होने वाली पूरी भू राजस्व का 1/11 भाग किसके पास। अब सोचो, अगर 100 रुपए कमाई हो रही है जमींदार को, तो जमींदार कितने रुपए दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है, 11 रुपए किसको दे रहा है, अंग्रेजों को। और 89 रुपए किसके पास रख रहा है। सोचो, यही आमदनी अगर 1000 रुपए हो जाए, तब ये कितना रुपए अंग्रेजों को देगा, कैलकुलेशन करो मेरे भाई, कितने देगा, 110 रुपए अंग्रेजों को देगा, और कितने आप अपने पास। यानी जितनी आमदनी जमींदारों का, उतना बड़ा फायदा। और जब आमदनी करने के लिए जमींदार किसानों का क्या करेंगे, अधिक से अधिक किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाएगा जिनका मार्केट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, जिनकी पैदावार कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्या गेहूं को बेचकर इतना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो खेती कैसी कराएंगे ये वाणिज्यिक खेती कराने लगेंगे। कैसी, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, 100 का एक 11वां हिस्सा कितना होगा, 11 रुपए। 100 का 11% कितना, 89% कितना, 11वां हिस्सा तो है ये, 11वां हिस्सा तो दे रहा हो। 100 का 11वां हिस्सा क्या हो गया, 11 रुपए। 11 रुपए किसको जा रहा है, और 89 रुपए किसको बच रहे हैं। ये तब की बात है जब कमाई कितनी हो रही है। सोचो, ये कमाई 100 से 1000 हो जाएगी, तब अंग्रेज कितना देंगे, और खुद कितने पास रखेंगे। तो जैसे ही कमाई बढ़ेगी उनका प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट ज्यादा करने के चक्कर में ये क्या करेंगे,
किसानों का अधिक से अधिक शोषण करेंगे। शोषण करने के क्रम में क्या करेंगे, ये गेहूं नहीं उगाएंगे, ये चावल नहीं उगाएंगे, क्या उगाएंगे, वाणिज्यिक खेती, जैसे नील, जैसे मूंगफली, जैसे कपास, जैसे गन्ना वन्ना जूट। ये सब चीजें कैसी हैं, क्या इससे किसान का पेट भरेगा? सोचो, प्रॉफिट किसको हो रहा है, एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ एक निश्चित अनुबंध कर दिया गया कितने साल का, उस एक साल में उस जमीन पर मालिकाना हक किसका हो गया, उस जमींदार का उस जमीन पर पूरी तरह से हक हो गया। अब वो जमींदार उस जमीन पर क्या करे क्या नहीं करे, ना ही किसान को मतलब, ना ही अंग्रेजों को क्या मतलब है, पैसे किससे देंगे, जमींदार जो कमाएंगे। किसान का क्या रहा, किस किस फसल को उगा रही है, क्या गेहूं निकल रहा है, यानी छोटे से भाग में गेहूं उगाने की अनुमति दे रहे हैं। मान लो ऐसे में सूखा पड़ गया या बरसात हो गई, गेहूं की फसल खराब हो गई, अब किसान के पास खाने के लिए कुछ बचेगा? तो जब खाने के लिए बचेगा नहीं तो पेट कैसे भरेगा, वो कहां जाएगा, वो गांव के बड़े बड़े सूदखोरों के पास, महाजनों के पास, कि माई बाप हमको कुछ पैसा दो, खाना खाएंगे, क्योंकि हम ये खेती उगा रहे हैं वाणिज्यिक, गेहूं है नहीं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या मिलेगा उसको, ऋण। अगले साल खेती अच्छी हो गई तब भी उसको फायदा नहीं, यानी ये ऋण बना रहेगा। इस ऋण का क्या बनेगा, दुष्चक्र बनता रहेगा, ब्याज से ब्याज, ब्याज से ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट किसमें चेंज होगा, कंपाउंड में। क्या उस कभी ऋण जाल से वो किसान मुक्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा, या तो आत्महत्या करेगा या विद्रोह करेगा। कुछ लोग इकट्ठा होंगे और विद्रोह। कारण समझ में आया, जमींदारी व्यवस्था ने कैसे बिल्कुल किसानों की स्थिति को ध्वस्त कर दिया। ये कहां पर है, पूरे भारत के क्षेत्र की बात करें, यानी संपूर्ण भारत के लगभग 19% पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी। मुख्य क्षेत्र कहां पर, बंगाल। समझ में आया, यानी पूरे भारत के संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर लगभग कितने प्रतिशत में जमींदारी व्यवस्था थी, रट लेना। जमींदारी व्यवस्था को लागू किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कब, 1700। इस व्यवस्था के तहत पूरी जमीन का मालिकाना हक किसको मिल गया, कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, और एक निश्चित अवधि को कमाई का एक निश्चित भाग किसको देना है, अंग्रेजों को। वो अवधि निश्चित होती थी, ठीक। यानी आज तारीख कौन सी है, आज 19 फरवरी। तो अगर हम अंग्रेज हो तुम जमींदार हो तो हमारी अगली मुलाकात कब होगी, 19 फरवरी 2026 को। 19 फरवरी 2026 को आप मिलेंगे और पूरे साल आपने जितना कमाया है उसका एक निश्चित भाग किसको देंगे। यदि नहीं दे पाए तो, ऐसा भी होगा ना, नहीं दे पाए तो, हाँ, यदि नहीं दे पाए तो जिस जमींदार को जमीन दी है उससे छीन ली गई और किसी दूसरे जमींदार को दे दी गई। बात समझ में आई। तो इससे मतलब चारों तरफ से फायदा ही फायदा किसको हो रहा है, अंग्रेजों को। अंग्रेज कभी भी किसी भी स्थिति में नुकसान की स्थिति में नहीं है, या तो नुकसान जमींदार को हो रहा है, या अब जमींदार अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहेगा, तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और निश्चित भूभाग सॉरी निश्चित कमाई देने के चक्कर में किसानों का क्या होगा, अधिक से अधिक शोषण होगा ही होगा। यानी स्थायी बंदोबस्त के तहत अंग्रेजों ने एक साल के लिए एक अनुबंध साइन किया। वो अनुबंध किसके किसके साथ, जमींदारों के साथ, और जमींदार को एक साल के लिए जमीन दे दी गई। उस एक साल में आप जो करना है करिए। इसमें किसका शोषण, सिर्फ और सिर्फ कृषकों का, ठीक। इसी तरह से एक दूसरी व्यवस्था रैयत वाली। रैयत का मतलब किसान, रैयत का मतलब किसान होता है। इस पर किसका मालिकाना हक हो गया, जमींदारों का। इसमें क्या किया गया, अंग्रेजों ने जमींदारों से कोई साइन नहीं किया, अनुबंध नहीं किया। इसमें कौन, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ किसान। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करके पहला प्री एग्रीमेंट हो जाएगा किनके बीच, ये खेती शुरू करने से पहले एग्रीमेंट हो गया कि भाई साहब आपको एक साल के लिए हमारे प्रस्तावों को पालन करना है। वो प्रस्ताव क्या हो सकते हैं अंग्रेजों के, सोचो। वो प्रस्ताव यही हो सकते हैं कि तुम गेहूं नहीं उगाओगे, तुम क्या उगाओगे, तुम नील उगाओगे, ठीक है, तुम अफीम उगाओगे, तुम कपास उगाओगे, और उगाने से पहले ही
मतलब खेती कटी नहीं, फसल कटी नहीं, फसल कटने से पहले ही अंग्रेजों ने किसानों को क्या दे दिया? एक निश्चित राशि दे दी। अब बेचारा किसान गरीब, दबा कुचला, अशिक्षित, उसको अचानक से पैसा देख के क्या वो सोच पाएगा कि इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? उसको पैसा दिखा, उसने तुरंत क्या कर दिए? अंगूठा लगा दिया या साइन कर दिए। इसके दुष्परिणाम किसान समझ नहीं पाए। क्या हुआ? साइन हो गया, साइन हुआ, साइन किया किसने? कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब 1 साल पर उस भूमि पर खेती उगाएगा कौन? किसान। लेकिन खेती कौन सी उगाएंगे ये कौन बताएगा? वो खेती कौन सी होगी? सोचो। और तुम्हें पता है कि जिस खेती में, जिस भूमि में नील उग गई एक बार, तो उसके बाद उस भूमि पर दोबारा कोई दूसरी फसल या तो नील उगाओ या तो कुछ मत उगाओ। तो अगर नील उग रही है तो नील उगाते रहो। एक बार ये फंसे किसके चक्कर में, तो ये किसी के हाथ में बचे। अब इनकी मजबूरी हो गई, अगले साल भी इन्हें क्या उगाना है? नील। तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, क्योंकि और कुछ ये उगाने के लिए बच नहीं रहे। मेरी बात समझना। फंस गए? अरे हाँ यार, उजाला, वही उजाला। फंस गए। अब इनके पास नील उगाने के अलावा कुछ नहीं बचा। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत तब आएगी जब यूरोप में, इंग्लैंड में क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति के बाद जब नील जो यहाँ पे उग रही है, वहां पे क्या बनने लगेगी? फैक्ट्रियों में बनने लगेगी। अब जब फैक्ट्री में नील बनने लगी, तो यहाँ के किसानों को नील उगाने की जरूरत है? ये जो अंग्रेज हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे ना, कि भाई साहब अब नील की आवश्यकता पूरी हो रही है। कहाँ से? यूके से। अब हमें आपके खेत से उगाई गई नील नहीं चाहिए। अब बेचारा नील उगाएगा नहीं, पैसा मिल नहीं रहा, उगाएगा क्या? कुछ बचा इसके पास? क्या बचेगा? या तो आत्महत्या, और या दूसरा। समझ में आया? जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किस तरह से किसानों को शोषित किया। पक्का? इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक 1820 में लॉर्ड मुनरो को माना जाता है। किसको? लॉर्ड मुनरो। कहां के? मद्रास। ये सबसे पहले कहां स्थापित हुई व्यवस्था? ये कहां पर? 1793। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहां पर? बंगाल। ये कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कब? 1820। कौन? लॉर्ड मुनरो। कहां पर? नहीं नहीं, हेक्टर मुनरो नहीं है, वो लॉर्ड मुनरो है। कहां पर? मद्रास। ये पूरे भारत के कितने क्षेत्र में लागू है? 19%। ये 51%। यानी 19% क्षेत्र पे कौन सी व्यवस्था लागू है? 51% क्षेत्र पे कौन सी है? इसके जनक कौन है? भारत में इसकी स्थापना कब हो रही है? ये कैसी व्यवस्था है? ये, इसमें जमींदार नहीं, इसमें अंग्रेज और किसानों के मध्य डायरेक्ट समझौता हो रहा है। उस समझौते के तहत एक प्री एग्रीमेंट साइन हो रहा और कहा जा रहा है किसानों से कि आप एक निश्चित फसल उगाएंगे और उसका पहले पैसे आप ले लीजिए अग्रिम, और जब पूरी खेती तैयार हो जाए तो आप हमको ट्रांसफर कर दीजिएगा और बाकी पैसा ले जाइएगा। ज्यादा पैसा देखने के चक्कर में क्या हो जाएंगे? ये दिग्भ्रमित हो जाएंगे, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, और आने वाले इसके दुष्परिणामों की चर्चा नहीं होगी। ठीक है? फंस जाएंगे, और एक बार फंसेंगे तो जीवन भर फंसे रहेंगे। तीसरी व्यवस्था कौन सी है? महाल वाली व्यवस्था। ये क्या है? महाल का मतलब? महाल का मतलब गांव। इसमें ना ही जमींदार ना ही किसान, इसमें क्या होगा? किसानों का एक समूह। यानी ये समझौता किसके बीच? अंग्रेज और एक गांव के बीच। इस पूरे गांव के बीच एक समझौता होगा। समझौते में क्या होगा? वही, कौन सी खेती? कौन सी खेती? और प्री एग्रीमेंट। बात समझ आया? हाँ, और क्या है? कपड़ों में रंगाई। ये सूती कपड़ा यहां से ले जाते थे, सॉरी सूती, वो कपास कहाँ ले जा रहे हैं? भारत। सूती मतलब सफेद, कपड़े कैसे? सफेद।
लेकिन ब्रिटेन वासियों को कैसे कपड़े चाहिए? रंग बिरंगे। भारत में भी उनको क्या चाहिए? विकल्प के तौर पे कुछ और कपड़े। तो नील का यूज होगा, नील से नीले हो जाएंगे, है ना? तो नील की आवश्यकता बहुत पड़ रही है। क्या उगाएंगे प्री एग्रीमेंट के तहत? नील। जैसे नील उगाने की शुरुआत हो गई, महल वाली व्यवस्था के तहत भी किसानों का क्या शुरू हो गया? शोषण। यह व्यवस्था कहां? इसकी 1833। यह समय किसका है? भारत में कौन गवर्नर जनरल है इस समय? सती प्रथा का अंत। कौन है? अरे वो गवर्नर जनरल है, विलियम बेंटिक। ये तो पता होना चाहिए यार। ठीक है, जिनका टाइम पे 1828 से 35। इसी के समय कौन सी व्यवस्था लागू हो रही है? महाल वाली। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसके बीच समझौता हो रहा है? पूरे गांव के और अंग्रेजों के मध्य एक एग्रीमेंट होगा, जिसमें अंग्रेज कहेंगे कि आपको ये खेती करनी है और आपको इसके इसके लिए कुछ अग्रिम रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक। ये तीनों व्यवस्था कैसी हैं? दमनकारी। किसका शोषण हो रहा है? सिर्फ अंग्रेज का, सॉरी, किसानों का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, ये कितने कितने भाग में लागू थी? एक 19% कौन सी? जमींदारी व्यवस्था। रैयत व्यवस्था कितने परसेंट? बचा कितना? 30%। तो 30% कहाँ लागू है? महाल वाली व्यवस्था। इस ये कितने, भारत के कितने क्षेत्र पे? 30%। ये और ये। ठीक है। पता है इस दोनों में लगान की दर कितनी होती थी? कितना लगान वसूल हो जाता था? कभी कभी 50% से अधिक लगान वसूलते थे। कौन? अंग्रेज। तो बेचारे खाएंगे क्या और रखेंगे क्या और देंगे क्या? देख लो दमनकारी व्यवस्था है कि नहीं है। ये सभी व्यवस्थाओं ने भारतीय किसान को क्या कर दिया? कमजोर से कमजोर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। स्वरूप। स्वरूप क्या है? 19वीं सदी में हुए विभिन्न किसान विद्रोहों की प्रकृति व स्वरूप अलग अलग थे, समस्याएं अलग। अब देखो, बंगाल का किसान किसके लिए लड़ेगा? जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेगा। ठीक है। कौन सी? महल वाली व्यवस्था के लिए कौन लड़ेगा? मद्रास। रैयत वाली व्यवस्था के लिए अवध और पंजाब के राज्य। तो व्यवस्थाएं अलग तो समस्याएं अलग, समस्याएं अलग तो विद्रोह का स्वरूप अलग होगा। देखो, यह विद्रोह अखिल भारतीय प्रकार के नहीं थे, इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, क्योंकि विद्रोह क्या हो रहे हैं? क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे हैं। कोई अवध में लड़ रहा है, कोई बंगाल में लड़ रहा है, कोई मद्रास में लड़ रहा है, कोई दक्कन में लड़ रहा है। यानी अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परिणाम। तो विद्रोह भी कैसे हो गए? अलग अलग। यह विद्रोह सीमित व ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। किसानों का मुख्य गढ़ कहां पर? भारतीय किसान कहाँ रहेंगे? भारत के गांव में कि शहरों में? तो गांव में रहेंगे तो समस्याएं कहाँ होंगी? गांव में। तो विद्रोह कहाँ होंगे? तो किसान विद्रोह कभी भी शहर की क्षेत्र की ओर नहीं आ पाया, यानी इसने अपने व्यापक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाई। ये हमेशा कैसे रहे? ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। इनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। किसानों के पास अपनी स्वयं की मांगे थी। यानी बंगाल के किसान क्या कह रहे हैं? वो अपनी मांग के लिए बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नील नहीं उगाएंगे। अवध के किसान क्या कह रहे हैं? उनकी मांग अलग है। दक्कन के किसानों की मांग अलग है। मांगे अलग अलग, परिस्थितियां अलग अलग, विद्रोह भी अलग अलग। अब हम कुछ किसान विद्रोह पढ़ेंगे। जैसे पहला, नील विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड 1859 से 60। यही नील विद्रोह बाद में कालांतर में 1917 में भी होगा। कहां पर? चंपारण। और गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ठीक है। दूसरा विद्रोह, दक्कन का विद्रोह, टाइम पीरियड 1875। तीसरा,
पाबना 1873 से 76 चौथा, एका आंदोलन 1921 से 22 लास्ट, मोपला 1921 से बस लास्ट, तेभागा आंदोलन 1946 से 50। यही मोटे मोटे आंदोलन है जो किसानों के संबंध में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक एक करके आ जाओ। देखो नील आंदोलन, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1859 से 60। किसानों का पहला जुझारू आंदोलन, यानी पहला किसान विद्रोह कौन सा, जिसकी शुरुआत क्या है? टाइम पीरियड क्या है? 1859 से 60। यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय किसानों के साथ नील की खेती के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था तथा किसानों को विवश किया कि उन्हें एक निश्चित भूभाग पर नील उगाए। वो निश्चित भूभाग कितना? यानी पूरा खेत के 2/3 भाग पर क्या उगाओगे? बचा कितना भाग? 1/3 भाग में आप कौन सी फसल उगाएं? 66% और 33%। ये है डिस्ट्रीब्यूशन किसका? अंग्रेजों का। 2/3 भाग में क्या उगाओगे? 1/3 भाग में मान लो कभी सूखा आ गया, बारिश हो गई, तब इस इतनी जगह में कितने अनाज उगेगा? सीमित ना। क्या ये स्टोरेज के रूप में रख पाएंगे? भंडारण हो पाएगा? भंडारण नहीं होगा। मान लो किसी दिन किसी साल खेती खराब हो गई, तब खाने के लिए बचा कुछ है नहीं, उगा कुछ है नहीं, भूखमरी आएगी। इस भूखमरी के बचने के लिए कहाँ जाएंगे लोग? या तो जमींदार सूदखोर महाजन के पास, ऋण के जाल में फंस जाएंगे। फिर बचेगा क्या? या तो विद्रोह करो या आत्महत्या करो। तो क्या करेंगे? हुआ। कालांतर में जब ब्रिटेन में वही औद्योगिक क्रांति हुई तो नील वहां की फैक्ट्रियों में बनने लगी तथा भारत में नील उगाने की आवश्यकता कम हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? दोनों के बीच टूट जाएगा। अब किसानों को उनकी ही दशा में छोड़ दिया जाएगा। अब अंग्रेजों का सरोकार किसानों से कुछ नहीं रहा, उनका काम खत्म। किसान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बेचारे परेशान होंगे क्योंकि नील की खेती के बाद उस खेती में अब उस भूमि पर दोबारा कोई किसी प्रकार की खेती नहीं होगी। फंस गए 5 साल तक। समझ में आया? अब 5 साल वेट करो या मर जाओ। तो क्या करेंगे? हथियार उठाएंगे। देखो, अनुबंध को दरकिनार करके भारतीय किसानों को उनकी दैनिक दशा के साथ छोड़ दिया गया। यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुआ। नील आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? बंगाल के। इसका टाइम पीरियड, बस कहानी समझ में आई? नील उगाने के लिए विवश किया गया। जब औद्योगिक क्रांति से नील वहां फैक्ट्री बनने लगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया और किसानों को अपनी दशा पे छोड़ दिया गया। ठीक, चलो। मर गया किसान। फिर देखो इसके प्रमुख नेता कौन है? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इस आंदोलन की व्यापक चर्चा की। यहां से क्या मिला आपको? एक व्यक्ति मिले, किनका नाम? दीन बंधु मित्र के नाटक का नाम। किस नाटक में नील आंदोलन की चर्चा की गई? नील दर्पण किसका नाटक है? 3 फैक्ट याद होंगे। चलो नेक्स्ट आओ। इस आंदोलन की चर्चा हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट में की। हिंदू पैट्रियट एक क्या है? समाचार पत्र है जिसके संपादक करता हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने किस आंदोलन की व्यापक चर्चा की? नील आंदोलन की। नेक्स्ट आ जाओ। आंदोलन की समीक्षा करने के लिए, देखो अब आंदोलन हुआ, मारे काटे गए लोगों ने आंदोलन, किसानों को संतुष्ट करने के लिए क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने एक अंग्रेज अधिकारी सीटोनकार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका कार्य नील आंदोलन क्यों हुआ, क्या क्या पृष्ठभूमि थी, इसकी समीक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाया? एक आयोग बनाया। उस आयोग के अध्यक्ष कौन है? सीटोनकार। ठीक है। इस आयोग ने सिफारिश की कि अब किसी भी किसान को नील उगाने के लिए बाध्य
नहीं किया जाएगा। अंततः यह आंदोलन रुक गया। आंदोलन रुका, समझ में आया क्यों रुका? जब अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि अब किसी किसान को हम विवश नहीं करेंगे। किस चीज के लिए? क्यों करोगे अब तो जरूरत नहीं है जी। समझ में आया? अपने आप पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि अब उनको जरूरत ही नहीं तो क्यों विवश करेंगे? नील कहाँ उगने लगी, बनने लगी, जरूरत नहीं तो चलो। लेकिन फिर भी यह आंदोलन पुनः उभर कर आया। कब आया? वही 1900 बताएंगे। ये चंपारण के मुद्दा है, ठीक है, 1917। अभी यहां पे रोके। एक समझ में आया नील आंदोलन? क्या क्या याद है? कब हुआ? किस जिले से हुआ? बंगाल के। पृष्ठभूमि कैसे बन रही है? अंग्रेज और किसानों के बीच नील उगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 2/3 भाग पे क्या उगेगी? 1/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। अब किसानों को उनकी दशा पे छोड़ दिया गया। अब वो नील उगाएं। नील उगाएंगे नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, मार्केट में वैल्यू नहीं है। जब डिमांड होगी तभी तो वो सप्लाई करेंगे ना। जब डिमांड नहीं तो सप्लाई करके क्या करेंगे? नील उगा नहीं सकते, कुछ और फसल उगा नहीं सकते, बचा क्या उनके पास? विद्रोह होगा। हुआ विद्रोह, विद्रोह दबाया गया और एक आयोग बना सीटोनकार, जिसमें कहा गया कि अब किसानों को नील उगाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और आंदोलन शांत हो गया। नेक्स्ट, दक्कन। दक्कन का मतलब भारत का दक्षिणी भाग, ये पूरा हिस्सा। यहां पर भी किसानों ने आंदोलन किया। कब? 1875। प्रमुख कारण देखो, रैयत वाली व्यवस्था के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए, अभी बताया कितना लगान वसूलते थे? 50%। 50% छोटा मोटा रकम है, यानी आधी रकम कौन लूट ले रहे हैं? रैयत वाली व्यवस्था के तहत अंग्रेज। बचेगा क्या इनको? देखो, ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था के तहत 50% भू राजस्व वसूला। जब किसान अंग्रेजों को राजस्व नहीं दे पाते थे तो वह साहूकार से ऋण लेकर अंग्रेजों को भू राजस्व की रकम, अब पैसा नहीं उनके पास लेकिन अंग्रेज लिए खड़े हैं कि या तो दो या तो मरो। तो क्या करेंगे बेचारे? किसके पास जाएंगे? साहूकार। साहूकार औने पौने दाम पे उनको ऋण देगा, उनसे वसूली करेगा। नहीं वसूली करोगे तो पूरी जमीन किसके पास? यानी किसानों की जमीन का हस्तांतरण किधर हो गया? उन सूदखोर और महाजनों के पास। यानी किसान पैसों से गए, खेती से गए और अपनी जमीन से भी गए, जिस कारण किसान ऋण के दुष्चक्र में फंस गए। अंततः किसानों ने इन सूदखोरों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार कर दिया। दक्कन का विद्रोह किसके खिलाफ? सुनो, ब्रिटिश सरकार ने दमन पूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया। आंदोलन पुनः शुरू ना हो इसलिए दक्कन किसान राहत अधिनियम 1879 लाया गया। ये क्या है? यह अधिनियम कौन ला रहा है? अंग्रेज। इस अधिनियम के तहत यह कहा जा रहा है कि यदि कभी ऐसा हो कि आपकी फसल नष्ट हो जाए या आपको सही से पैदावार नहीं हुई तो आप ये 50% भू राजस्व की जगह कितना दे दें? थोड़ी राहत दे दी। किस अधिनियम के तहत? अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया ना। तो क्या कहा गया? इसकी वजह से दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो, एक क्या लाया गया? अधिनियम, दक्कन किसान राहत अधिनियम। कब लाया? दक्कन किसान राहत अधिनियम किस आंदोलन को रोकने के लिए लाया गया? वो तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है चलो। नेक्स्ट, पाबना। पाबना विद्रोह कहां हुआ? बंगाल के पाबना जी। कारण क्या है इसका? जमींदारों द्वारा उच्च लगान। बंगाल यानी कौन सी व्यवस्था? परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था 1793। जमींदार सूर्यास्त नियम के तहत किसानों का शोषण करते थे। ये क्या है? सनसेट लॉ। ये क्या है? सनसेट लॉ का देखो ऐसा था, जमींदार क्या कर रहे हैं, किससे वसूल रहे हैं? किसानों से। कब वसूलेंगे? जब फसल पर तैयार हो जाएगी। फसल तैयार होने की एक निश्चित अवधि, यानी
मान लो हम कह रहे हैं 1 मार्च को शाम को 6 बजे आप अपने लगान की सारी रकम लेकर आए। कौन आएगा? नहीं आया तो कैसा? बड़ा हार्शली वसूला जाता था। कैसे? अंगूठा काट दिया जाता था। हाँ, या तो हाथ का, दाएं हाथ का अंगूठा या पैरों का। ये कौन काट रहा है? जमींदार। किसका? इसी को क्या कहा गया? दो नहीं तो एक निश्चित अवधि का मतलब निश्चित अवधि है। 6 बजे के बाद आपके लगान की वसूली नहीं होगी। सोचो कितना ज्यादा हार्शफुली है ये। देने में लेट हो गए तो भी गया, नहीं दिए तो भी गया। और उसके बाद की जमीन पर मालिकाना हक किसका? जमींदारों का। नेता देखो कौन कौन से? ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय। यह आंदोलन केवल, ये जो आंदोलन है कौन सा? पाबना। यह पाबना विद्रोह जो किसान कर रहे हैं, इनका बेसिक उद्देश्य क्या है? ये सिर्फ जमींदारों के खिलाफ है। ये जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण के से गुस्सा है। ये अंग्रेजों से गुस्सा नहीं है। ये क्या कहेंगे? इनके नेताओं ने कहा कि हम सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। यानी जो बीच में बिचौलिया जमींदारी है, इनको खत्म करो। हम और अंग्रेज आपस में बात करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, और लगान जो आप ले रहे हैं वो डायरेक्ट आके किससे लें? हम किसानों से लें। बीच में जो जमींदार हैं ये काफी शोषण कर रहे हैं, इनको बीच से हटा दो। तो कौन सा विद्रोह सिर्फ जमींदारों के खिलाफ था? कौन से किसान महारानी के खिलाफ नहीं थे बल्कि जमींदार के खिलाफ थे? पाबना। कब हुआ? चलो। एका। एका कहां पर है? अवध, यूपी। टाइम पीरियड 1921 से, नहीं नहीं, 1921 से 22। क्षेत्र क्षेत्र कहां? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर। ये 3 क्षेत्रों में कौन सा विद्रोह हुआ? एका। कारण वही शोषणकारी नीतियां, जमींदारों की दमन भी कर रहे हैं। अगर तुम लगान नहीं दे पाओगे तो जमींदार जबरन वसूलेंगे। उस जबरन वसूलने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? हाथापाई, मारपीट, जमीन को हड़प लेना, अंगूठे काट देना, है ना। नेक्स्ट, मार्च 1922 में अंग्रेजों ने इस आंदोलन का क्या कर दिया? दमन कर दिया। 1 साल में ही दमन हो गया। ठीक है। फिर मोपला। मोपला कहां पर है? ये कौन सा तट है? ये क्या है? यहीं पर है मोपला। ठीक है, तो यहां की स्थिति समझो। ये कौन है मोपला? मुस्लिम किसान है। ये किसान कैसे हैं? यहाँ के सभी किसान क्या हैं? मुस्लिम। और यहाँ जमींदार कौन है? विरोध होना किसके लिए था? विरोध होना किसके बीच था? किसान और जमींदार खिलाफ। लेकिन यहाँ की जाति व्यवस्था की वजह से ये विरोध हो कैसे गया? क्या ये सांप्रदायिक रूप नहीं ले रहा है? एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हिंदू। होना चाहिए था जमींदारों के खिलाफ, लेकिन भारतीय राजनीति में सामने किस रूप में आया ये? यानी किसानों का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं भटक गया। वो जमींदारों को उन्मूलन ना कर रहे थे बल्कि किसका उन्मूलन करने लगे? वो जबरदस्ती किसको मारने लगे? हिंदुओं को। ये दंगा दंगा नहीं हो गया? क्या ये जमींदार किसान आंदोलन रहा? ये कौन सा आंदोलन बन गया? सांप्रदायिक। इस सांप्रदायिक आंदोलन को बंद करने के लिए कौन आगे आएगा? गांधी जी। देखो, मोपला किसान गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। यही समय है ना असहयोग आंदोलन का, 1920। एक तरफ असहयोग आंदोलन हो रहा है, एक तरफ केरल में क्या हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई? और असहयोग करने लगेंगे किसके खिलाफ? हिंदू जमींदारों के खिलाफ। विरोध है किसके बीच? लेकिन हो क्या गया? सांप्रदायिक। इस सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए गांधी ने समझाया कि यह आंदोलन हिंदियों के खिलाफ नहीं है बल्कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ है। जो हिंदू जमींदार के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको नहीं वो कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इनको कहा गया, किसने कहा?
तो ये शोषण किसके बीच, शोषण अंग्रेज कर रहे हैं किसका, ये तो बीच में मध्यस्थता के रूप में है। तो आपको अगर लड़ाई करनी तो इनके खिलाफ ना करो, बल्कि किसके खिलाफ करो डायरेक्ट। ये किसने समझाया, गांधी जी ने। क्षेत्र कहां पर, गांधी जी ने शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ दौरा करके स्थिति संभाल ली। गांधी जी भी आए कहां पर, केरल। किसके साथ आए, किसको समझाएंगे, क्या समझाएंगे, ये आंदोलन, ये तो मध्यस्थता के रूप में है। आपको आंदोलन करना है डायरेक्ट किसके लिए करो, क्योंकि एटलीस्ट शोषण कर कौन रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। ये तो एक मध्यस्थता के रूप में, ये कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, किसके बीच, आपके और आपके बीच। ठीक है, तो आपको इनके विरोध आंदोलन ना करो, डायरेक्ट किसके विरोध करो। चलो, इसका टाइम पीरियड 1946 से, यानी आजादी के समय होने वाला किसान विद्रोह, तेभागा। क्षेत्र कहां पर है, रंगपुर दानापुर, कहां पर, बंगाल। ठीक है, तेभागा मतलब नाम से समझो, किसका तीन भाग, पूरी जमीन का तीन भाग कर दो, और 2/3 भाग किसके, 2/3 भाग जमींदार, और बचा 1/3 भाग किसान। इस 2/3 भाग पर जमींदार कैसी खेती उगाएंगे, वाणिज्य को उगाएंगे, और 1/3 भाग पर तो वही चीजें बनेंगी जो नील आंदोलन बनी थी, वही चीजें कहां बन रही है, तेभागा। बस कब याद रखना है, 1946 से 50। कब हुआ, 46-50 कहां पे हुआ, रंगपुर दानापुर और बंगाल। बंगाल मतलब कौन सी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। समझ में आया, तो किसके बीच होगा, जमींदार और किसान। तीन भागा, तीन भागा मतलब पूरी भूमि को कितने भागों में, और दो हिस्सा किसको दे दो, जमींदार, जमींदार अपने हिसाब से खेती कराएंगे, और एक हिस्सा किसान अपनी मर्जी से खेती करेंगे। ठीक है, चलो ओके।